तो देखो ये जो है हमारा जो टॉपिक है जैव मंडल रिजर्व, या फिर इसको अंग्रेजी में कहा जाता है बायोस्फीयर रिजर्व। ठीक है, तो सबसे पहले तो इसके बारे में एक सामान्य सी जानकारी ये होनी चाहिए कि भाई ये होता क्या है। तो देखो ध्यान से सुनना, 3 स्टेप में हम इस चीज़ों को क्लियर करेंगे। बहुत बेहतर सवाल यहाँ से वनडे एग्जाम में बनते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने पढ़े होंगे राष्ट्रीय उद्यान, जिसको इंग्लिश में कहते हैं नेशनल पार्क। कभी आपने सुने होंगे अभ्यारण्य, जिसको कहते हैं इंग्लिश में सेंचुरी। ठीक है, और कभी आपने पढ़े होंगे इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। ये 3 नाम आपने अलग अलग पढ़े होंगे एग्जाम में। ठीक है, कई बार पूछे जाते हैं। तो क्या है कि इस तरीके से याद रखना है कि इसको किस तरीके से याद रखा जाएगा, कैसे आप इसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। जिस प्रकार वन्य जीव, ध्यान से सुनना, जिस प्रकार वन्य जीव की सुरक्षा के लिए, उनके संरक्षण के लिए राष्ट्रीय पार्क स्थापित किए जाते हैं, यानी कि नेशनल पार्क स्थापित किए जाते हैं, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार जीवों की सुरक्षा के लिए, यानी कि वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए, और साथ के साथ उनकी वनस्पतियों की सुरक्षा के लिए भी, यानी कि पेड़ पौधे की सुरक्षा के लिए भी। ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। जो बनाए जाते हैं, संरक्षित करने के उद्देश्य से स्थापित किए जाते हैं, उन्हें अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक, और बिल्कुल ठीक उसी प्रकार वन्य जीवों की सुरक्षा के साथ साथ, वन्य जीव जंतुओं की सुरक्षा के साथ साथ पेड़ पौधे तथा मानव, यानी कि मानव को भी संरक्षित करने के उद्देश्य से जो चीज़ स्थापित की जाती है उसे क्या कहा जाता है, जैव मंडल रिजर्व कहा जाता है उसे। यानी कि संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को स्थापित करने के लिए जो एक पूरा पैनल स्थापित किया जाता है उसको बायोस्फीयर रिजर्व कहा जाता है। 3 पैनल अलग अलग हैं, तीनों की अलग अलग परिभाषा है। अगर आपसे कोई पूछता है तो बड़े आराम से उसका जवाब दे सकते हो। जैसे कि राष्ट्रीय पार्क क्यों स्थापित किए जाते हैं, वन्य जीवों की सुरक्षा को देखते हुए, उनके संरक्षण को देखते हुए स्थापित किए जाते हैं। वन्य जीवों के साथ साथ वनस्पतियों के संरक्षण को देखते हुए भी जो चीज़ स्थापित की जाती है उसे अभ्यारण्य कहते हैं। ठीक, बिल्कुल ठीक उसी प्रकार संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को संरक्षित करने के लिए, यानी कि उसमें तो मनुष्य भी आ जाएगा। बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को इस संरक्षित करने के लिए जो चीज़ स्थापित की जाती है, ध्यान से सुनो, उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं जैव मंडल रिजर्व। अब आपके दिमाग में ये बात क्लियर आ जानी चाहिए कि जैव मंडल रिजर्व होता क्या है। ठीक है, तो और सबसे पहले याद रखना है जैव मंडल रिजर्व, जैसे कि मैंने तीनों बताया। तो जैव मंडल रिजर्व कैसे बने, कैसे इनकी स्टार्टिंग हुई, तो क्या है कि एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। यूनेस्को, ठीक है, ये एक संस्था का नाम है जो संयुक्त राष्ट्र की एक संस्था है जिसका नाम है यूनेस्को। ठीक है, सबसे पहले तो हमें इसका पूरा नाम मालूम होना चाहिए, कई बार एग्जाम में पूछा जाएगा। तो पहले केवल ध्यान से सुनेंगे, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। अच्छी तरीके से याद रखना यूनेस्को का पूरा नाम। ठीक है, अब ध्यान से सुनो, बात जब यूनेस्को की आई है तो मैं यूनेस्को के कुछ पॉइंट्स आपको बता रहा हूँ। वो पॉइंट किसी भी एग्जाम को लेकर बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो पहले तो याद रखना यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, ये इसका पूरा नाम है। ठीक है, यूनेस्को की जो स्थापना हुई थी स्टूडेंट, इसमें आपको बहुत वे में याद रखनी है ये चीज़ें। इसकी स्थापना 16 नवंबर, ये आपको याद रखना है, 16 नवंबर 1945 को हुई थी। बहुत वे में जो याद रखने वाली बात है, बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या कह रहा हूँ। लेकिन अगर एग्जाम में पूछा जाए, बहुत बहुत डीप सवाल है, इसलिए इस बिंदु को बहुत अच्छी तरीके से सुन लो। अगर पूछी जाए यूनेस्को की स्थापना कब हुई, 16 नवंबर 1945 को इसकी स्थापना हुई। लेकिन पूछा जाए कब ये लागू हुआ,
यूनेस्को कब लागू हुआ? तो 4 नवंबर 1946 को ये लागू हुआ। अब अगर आपसे एग्जाम में सवाल बनता है कि कब लागू हुआ, कब इसकी स्थापना हुई, तो चेंजिंग है, बहुत अच्छी तरीके से सुन लें, यहाँ गलती नहीं करनी है एग्जाम में। यूनेस्को की स्थापना 16 नवंबर 1945 को हुई थी और यूनेस्को जो लागू हुआ वो 4 नवंबर 1946 को लागू हुआ। और स्टूडेंट इतना भी याद रखना, कई बार पूछा जाएगा कि यूनेस्को का हेडक्वार्टर यानी कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है, जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता। तो याद रखेंगे यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ये भी आपको याद रखना ही रखना है, ठीक है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस फ्रांस में है, ये भी हमें याद होना चाहिए। क्लियर? अब साथ के साथ याद रखना है, जो कि एक बड़े लेवल के हिसाब से कभी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भाई यूनेस्को की स्थापना क्यों हुई थी। तो यूनेस्को की जो स्थापना ही वो जो हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद या द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान, जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, और आप जानते होंगे द्वितीय विश्व युद्ध में क्या हुआ, काफ़ी सारी हानि हुई है ना, बहुत इन चीज़ों की हानि होती है, यहाँ पे जीवन की भी हानि होती है, कई बार यहाँ पे माल की भी हानि होती है, बिल्डिंग की भी। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जो संग्रहालय, पुस्तकालय, स्कूल यूरोप में नष्ट हुए, मैं जो बात कह रहा हूँ केवल एक ही लाइन में सुन लो अच्छी तरीके से। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान या सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो स्कूल यूरोप के जो संग्रहालय थे, जो पुस्तकालय थे, जो उस समय नष्ट हुए, उनके पुनः निर्माण के उद्देश्य हेतु, उनके पुनः निर्माण के उद्देश्य हेतु किसकी स्थापना की गई? यूनेस्को की स्थापना की गई। मेरे हिसाब से इतनी बात समझ में आ जानी चाहिए, ये वो फैक्ट हैं जो कई बार एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। अब साथ के साथ याद रखेंगे जैव मंडल रिजर्व और फिर यूनेस्को का क्या रिलेट हुआ, क्योंकि मैं जो चीज़ पढ़ा रहा हूँ अब वहाँ पर वापस आ जाइए। तो जैव मंडल रिजर्व जो है, ये जो स्टार्टिंग की गई इसकी, वास्तव में ये यूनेस्को के द्वारा ही की गई, मैं आपको बता दूं, है ना। उसके लिए क्या याद रखना है आपको, ज़रा ध्यान से देखेंगे। ये जो यूनेस्को है स्टूडेंट, बहुत ध्यान से देखिए, यहाँ से क्वेश्चन बहुत बढ़िया बनेगा। सन 1971 में, ये आपको सन याद रखना है। सन 1971 में क्या होता है, 1971 में यूनेस्को ने एक कार्यक्रम चलाया MAB, और इसी कारण स्टूडेंट पहले इसका नाम आपसे एग्ज़ाम में पूछा जाना है। कई बार इसका फुल फॉर्म आपसे एग्ज़ाम में पूछी जा सकती है, MAB का पूरा नाम क्या है, तो लिखा दूंगा मैं बाद में, जरा पहले ध्यान से समझ लेंगे। मैन एंड बायोस्फीयर इसका पूरा नाम होता है, मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। 1971 में यूनेस्को द्वारा एक ये कार्यक्रम चलाया गया। तो यहाँ से दो सवाल तो सीधे एग्जाम में बन ही रहे हैं जो एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, जैसे कि MAB का पूरा नाम क्या है अगर एग्ज़ाम में आता, चाहे आप ग्रुप D का एग्ज़ाम दे रहे हो, चाहे यूपी पुलिस कांस्टेबल का हो, चाहे दरोगा का हो, कोई भी एग्ज़ाम हो, तो वहाँ सीधा आ जाएगा MAB का पूरा नाम क्या है। तो याद रखना MAB का पूरा नाम है मैन एंड बायोस्फीयर, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? 1971 में हुई थी। दूसरा सवाल, इसकी शुरुआत किसके द्वारा की गई थी? यूनेस्को के द्वारा की गई थी, यानी कि यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि एक संगठन के द्वारा इसकी शुरुआत की गई, ठीक है। अब क्या है कि इस MAB के तहत, बहुत ध्यान से सुनना, ये पूरा कंसेप्ट, अगर इतना कंसेप्ट क्लियर हुआ तो आपकी नौकरी लगने तक, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जब तक आप सेलेक्ट हो गए ना किसी भी एग्ज़ाम में, ये कंसेप्ट आपके लगातार काम आएगा, ठीक है। तो इसको देखते हुए भारत ने, इंडिया ने सन 1986 में, बहुत ध्यान से सुनना एक एक पॉइंट को, ये पूरा कंसेप्ट याद रखना है। भारत ने सन 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की। अब एग्जाम में यहाँ से ये सवाल तो पूछा ही जाना है कि भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई थी? तो याद रखना 1986 में हुई थी। और बिल्कुल 1986 में जब राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत हुई, तो आपको याद रखना है कि इसी के तहत भारत में सबसे पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी को बनाया गया। सबसे पहला
जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी को बनाया गया, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, नीलगिरी को बनाया गया। अब यहाँ से एक सवाल और स्पष्ट हो जाता है कि जैसे कि यहाँ से पहला हमने अभी देखा कि पहला सवाल ये भी है कि भारत में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत कब हुई, तो आपका आंसर होना चाहिए 1986 में हुई। दूसरा, इस राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत भारत में पहला जो जैव मंडल रिजर्व है वो कौन स्थापित किया गया, उसका क्या नाम था, नीलगिरी। कहाँ पर है, तमिलनाडु में है, ये भी याद रखना है। क्लियर। और साथ के साथ स्टूडेंट याद रखना है कि अंतिम लास्ट कौन सा किया था, यानी कि भारत में अंतिम कौन सा बना था, ये भी तक भी हमें याद रखना। तो याद रखना है सन 2011 में पन्ना में बना था लास्ट, उसके बाद अभी कोई नहीं बना है, ये आपको याद रखना ही रखना है स्टूडेंट। सन 2011 में लास्ट जो जैव मंडल रिजर्व बना था, लास्ट भी याद रखना कब बना, सन 2011 में। कहाँ, पन्ना, मध्य प्रदेश। ठीक है। अगर इसका पूछा जाता है कि नीलगिरी कब बना, तो ये तो 1986 में ही बना था, ये भी आपको याद रखना ही रखना। ठीक है, ये एक फैक्ट है जो आपको याद रखने हैं। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जो समझने वाली जो मेन चीज़ें हैं वो ये हैं, यूनेस्को ने 1971 में MAB मैन एंड बायोस्फीयर के माध्यम से एक शुरुआत की, जैव मंडल रिजर्व की स्थापना की शुरुआत की कि भाई जैव मंडल रिजर्व स्थापित होने चाहिए इकोसिस्टम को संरक्षित करने के लिए। ठीक है। अब क्या है कि इसी को देखते हुए भारत सरकार ने सन 1986 में राष्ट्रीय जैव मंडल कार्यक्रम की शुरुआत की। 1986 में इस कार्यक्रम को देखते हुए ही 1986 में ही भारत सरकार ने पहला जैव मंडल रिजर्व नीलगिरी को घोषित किया, और 1986 में ही किया। यहाँ से सवाल सीधा बनना तय है कि भारत में स्थापित होने वाला पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा था। ध्यान से सुनना, यहाँ मैं पहले पार्क की बात नहीं कर रहा हूँ, पहला जैव मंडल रिजर्व कौन सा था, नीलगिरी, कब स्थापित हुआ, 1986। आगे मैक्सिमम ये पूछा जा सकता है कि लास्ट जैव मंडल रिजर्व भारत में कब स्थापित किया गया था, तो लास्ट 2011 में पन्ना, मध्य प्रदेश में किया गया था, ये भी हमें कई बार याद होना चाहिए। क्लियर। अब ध्यान से सुनना, चूंकि यूनेस्को का कार्य होता है कि विश्व नेटवर्क सूची में शामिल करना, तो ये सवाल अपने आप में अलग बनेगा जो एग्जाम में पूछा जाएगा कि भारत में सबसे पहले किस जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, तो नीलगिरी को ही किया गया। लेकिन अंतर याद रखना, सन 2000 में इसको यूनेस्को की विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया गया। ये अच्छा क्वेश्चन है जो याद रखना। यहाँ पे आपको 1986 नहीं करना, मैं जिस बात को बता रहा हूँ उस बात पर विशेष रूप से ध्यान दीजिए। अगर एग्जाम में पूछा जाता है कि नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व कब स्थापित किया गया था, 1986। नीलगिरी जैव मंडल रिजर्व को यूनेस्को ने कब विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया था, सन 2000 में। ठीक है, तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। अब बात आ जाती है स्टूडेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व भारत का कौन सा है। बहुत ध्यान से सुनिए, तो याद रखना है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व भारत का मन्नार की खाड़ी है, जो कि तमिलनाडु में, ये भी याद रखना है। क्लियर। और क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, तो याद रखना है डिब्रू सैखोवा, जो कि असम में है, ये भी हमें याद रखना। तो ये दो सवाल आपके प्रॉपर अच्छी तरीके से याद होने चाहिए, जो कई बार एग्जाम में बन जाएंगे। ठीक है, फिर से एक बार सुन लेंगे। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा जैव मंडल रिजर्व अगर आपसे पूछा जाता है तो आप याद रखेंगे मन्नार की खाड़ी, जो कि तमिलनाडु में है। क्लियर। आगे सवाल याद रखेंगे, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा जैव मंडल रिजर्व कौन सा है, डिब्रू सैखोवा, असम में है, ये भी हमें याद रखना है। क्लियर। तो जैसा कि मैंने अभी यहाँ एक क्वेश्चन बताया, मैं लास्ट पॉइंट बताने के बाद इसको फिनिश कर रहा हूँ क्लास को। नीलगिरी यूनेस्को के द्वारा कब विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया गया, सबसे पहले 2000 में ये किया गया। ठीक है, क्लियर। वो कभी ये भी पूछ सकता है कि अंतिम यानी कि बिल्कुल लास्ट में यूनेस्को द्वारा किस बायोस्फीयर रिजर्व को, यानी कि
किस जैवमंडल रिजर्व को अंतिम बार यानी कि लास्ट कब शामिल किया गया था, बस इतना तो याद रखना है। कंचनजंगा जैसा कि आप जानते हैं सिक्किम में है, कंचनजंगा कहाँ पर है, सिक्किम में है, और उसको सन 2018 यानी 2018 में उसको अंतिम बार यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया था। तो यहाँ से दो आपके सवाल क्लियर होने चाहिए कि भारत का पहला जैवमंडल रिजर्व कौन सा है जो यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया, नीलगिरी, कब, 2000 में। लास्ट ये पूछा जाएगा कि लास्ट या कि अंतिम ऐसा कौन सा जैवमंडल रिजर्व है जिसे यूनेस्को ने विश्व नेटवर्क सूची में शामिल किया था। तो ज़्यादा पुरानी भी बात नहीं है, कभी सवाल बन सकता है, याद रखेंगे। सन 2018 में कंचनजंगा सिक्किम इसको शामिल किया था। ठीक है, तो कम से कम इतनी चीज़ें आपको इस कंसेप्ट में याद रखनी है। दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।